मोदी जी पूरा गुजरात को उन्होंने प्रयोगशाला बनाया, नफरत की, घृणा की, हिंसा की, डर की गवर्नेंस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। गुजरात दंगे करवाए हैं, फेक एनकाउंटर्स कराए हैं, महिलाओं की जासूसी तक करवाई है। संजीव भट्ट आज भी जेल में है। हरेन पांड्या की रहस्यमयी मौत वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, हरेन पांड्या के पिता का आरोप है। मोदी ने उनका पॉलिटिकल ड्राइवर गिन लिया। जो बाबू बजरंगी कह रहे हैं वीडियो में कि हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया, जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हमने छूट। एक महिला काफी वायरल हुई, मधु किश्वर, मोदी के बारे में कह रही थी कि CIA फंडेड एजेंट। मोदी भी, अब मैं खुल के कहती हूँ, CIA प्लांट खूब घुमाया अमेरिका, इसको ट्रेन किया। अमेरिका से लेकर के एफिल टावर पर फोटो खिंचवा रहे हैं। ऋषि कपूर की स्टाइल में आप बढ़िया सा स्वेटर वोटर बांध करके आप फोटो खिंचा रहे हैं। चाय बेच करके इतना पैसा कब मिल गया आपको? मोदी और अमेरिका का रिश्ता क्या कहलाता है? Modi, he loves Trump. ये रिश्ता वही है जो एक मालिक और गुलाम का होता है। ट्रम्प इतना तमाचा मार चुका है। I don't want to destroy his political career, okay? अमेरिका को पिट्ठू चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के जो चरित्र है उसकी सच्चाई एप्स्टीन फाइल में बंद पड़ी हुई है। सावरकर लिखते हैं, हिंदू योद्धाओं को मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करना चाहिए ताकि मुसलमानों को सबक मिले। गुजरात में क्या हुआ? सबसे भयानक तो ये कि महिलाएं अपने पतियों को उकसा रही थीं रेप करने के लिए, सामने उनके रेप की दूसरी महिला। 3 जन ने मेरे पर बलात्कार किया। वही बलात्कारी जब जेल से आते हैं रिहा होकर के, उनको माला डालती हैं और आरती उतारती हैं और बर्फी खिलाती हैं। गुजरात सरकार के ऑर्डर के मुताबिक जेल में से रिलीज किया गया है। ये है गुजरात। मोदी जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मोदी जी के जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है। पत्नी को छोड़ करके वो महात्मा बुद्ध बन गए। मानसी सोनी, लड़की को कैदी बनाकर रखना। फिर स्मृति ईरानी है। How great close relationship they share with the Prime Minister. 12वीं पास को शिक्षा मंत्री भी बना। स्मृति ईरानी, उसने कभी यूनिवर्सिटी का चेहरा भी नहीं देखा, गेट तक नहीं पहुंची, और आपने उसको शिक्षा मंत्री बनाया। फिर इधर कंगना रनावत है, मैथिली ठाकुर है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो एक तरह से ईश्वरीय रूप है। राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा हमला मोदी ने महिलाओं के जरिए कराया। मोदी जी से ज्यादा मैं खुशनसीब किसी को नहीं मानता आज तक इस देश। और मेलोनी का प्रसंग हम कैसे भूल सकते हैं? मनमोहन सिंह भी तो एक प्रधानमंत्री थे। वो असल में प्रधानमंत्री। अब इनको कुछ लोग कहते हैं कि परिधानमंत्री हैं, जिसने इस देश को दिया कुछ नहीं, कुछ लिया, और जो उन्होंने जिंदगी गुजारी है वो रश होता है मुझे। ये वो पार्टी है, इन्होंने पाठशालाएं बंद की हैं, इन्होंने मधुशालाएं खोली। 2 ही शालाएं चल रही हैं अब इस देश में, मधुशाला चलेगी या गौशाला चलेगी। पाठशाला नहीं चलेगी। इधर गाय का गोबर खाइए, उसका मूत पीजिए, और इधर दारू पीजिए, बाकी छोड़। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि योगी जी को मोदी जी निपटा देंगे। मेरा ये मानना है योगी जी को मोदी जी नहीं निपटाएंगे। क्यों सर? उसकी वजह ये है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो अंदर से खोखले हो गए हैं पिछले 12 सालों में, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, और उनका खोखलापन अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ED हो, CBI हो, CBSE हो, NTA हो, इस पर मुझे मनमोहन सिंह की वो बात याद आती है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश के लिए विनाशकारी साबित होंगे। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है? लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात मैं थोड़ा देर में करूँगा। सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी क्या सोचते थे, मैं बीजेपी के लोगों की बात कर रहा हूँ। इन सबको ये मालूम था कि अगर ये व्यक्ति दिल्ली पहुंच गया तो ये बेड़ा गर्क करेगा। उसकी वजह कि ये आदमी तानाशाही प्रवृत्ति का है, ये किसी से कोई सलाहकार नहीं। आप ही इकोनॉमिस्ट हैं, आप ही विदेश नीति की जानकार हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो ये स्थिति तो बननी ही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह चूंकि दुनिया के बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, वो जानते थे कि नरेंद्र मोदी कितना देश की इकोनॉमी को समझते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो एक बार चल जाता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको ये सारी समझ होनी चाहिए, और कम से कम ये तो समझ होनी चाहिए कि हमें तमाम विषयों के विशेषज्ञ रखने हैं और उनका परामर्श मानना है, समझना है उनको। डिसीजन तो आपका फाइनली होता है। इस बात को उन्होंने समझ लिया था, और मोदी जी का जो पिछला इतिहास था वो इतना गोल्डन पीरियड था
गुजरात मॉडल की बात कर हाँ, रहे हैं। गुजरात मॉडल में वो क्या क्या उन्होंने किया था, केवल ब्रांडिंग के बल पर स्विट्जरलैंड के आप सड़कें दिखा रहे हैं गुजरात में, जबकि उस गुजरात में 150 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पे दलित मंदिर में नहीं घुस पाता है। ये आज भी है। औरतों में कुपोषणता है। कुपोषणता, लेकिन मोदी जी का आपको ज्ञान मालूम होगा, नहीं पता है। मोदी जी ने कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे, उस समय आया कि महिलाएं कुपोषित हैं। मोदी जी की टिप्पणी थी कि गुजरात की लड़कियां स्लिम देखने के लिए दूध नहीं पीती हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मबोध था। खैर आजकल मेलोनी साहब को मेलोडी खिला रहे हैं, है ना? विमेन वाला सेक्सिस्ट कमेंट्स तो उनके आते ही रहे। आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति, और इतना ही नहीं, महिलाओं के प्रति, दलितों के लिए क्या कहा था? नहीं पता है सर, बता दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ। मोदी जी ने आईएएस की ट्रेनिंग में, आईएएस के जो नए रिक्रूटमेंट थे, उनसे कहा कि आपको मालूम है कि ये जो वाल्मीकि समाज है, हाँ ये वो सदियों से मल्ड हो रहा है। हाँ। कोई जबरदस्ती है क्या? किसी ने उसको क्या जबरदस्ती उस पर की है? नहीं। मल्ड होने से उसे आध्यात्मिक सुख मिलता है, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन होता है। मैं कह रहा हूँ ससुरे, तुम काहे नहीं आध्यात्मिक सुख लेते हो? मोहन भागवत लेना, अमित साहब आध्यात्मिक सुख लेना, क्यों नहीं ले रहे? वो आध्यात्मिक सुख वाला है। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता दलितों के बारे में ये हो, महिलाओं के बारे में ये हो, वो देश का कितना कल्याण करेगा जी। आप समझ सकते हैं। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो टिप्पणी थी, और वो साबित हुई आगे चल कर, जहां पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को छोड़ा था, वहां हमारी तुलना किससे हो रही थी? चाइना से हो रही थी, अमेरिका से हो रही थी। आज हमारी तुलना किससे हो रही है? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। एशिया में सबसे कमजोर करेंसी हम साबित होने जा रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी का भारत, जो 2014 में मोदी जी आते हैं और देश को आज़ादी मिलती है, बकौल कंगना रनौत, है ना? मोदी जी के पहले इस देश में हिमालय नहीं, दुनिया में हिमालय नहीं था साहब, ग्लेशियर नहीं थे, समुद्र नहीं थे। मोदी जी आए तो उन्होंने सृष्टि पैदा की। हम सबको उनका ऋणी होना चाहिए कि हम लोग भी ये सब टेक्नोलॉजी, मोदी जी ने कब, इंटरनेट नहीं था उसके पहले उन्होंने कंप्यूटर वगैरह सीख लिया था। खैर उनकी डिग्री भी उस फॉन्ट में है जो नहीं थी। तो क्या आज जिस दौर में देश पहुंच चुका है, क्या अंग्रेजों का जब गुलाम था ये देश, उससे भी बुरा दौर आ गया है? देखिए, मैं मानता हूं कि ये अंग्रेजों के ही सहजात भाई हैं। ये अंग्रेजों से, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है अंग्रेजों से, और इनकी बड़ी दोस्ती रही, और ये वही लोग हैं इनके जो आगे मतलब डीएनए, जो इनके जो परवरिश वाले लोग हैं, आइकन्स है, वो ऑलरेडी गोलवलकर सावरकर, वो जो कहते हैं ना, गुरु हमारे गोलवलकर, आदर्श हमारे सावरकर, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि क्या मतलब इन्होंने अंग्रेजों से भी ज्यादा देश को नुकसान पहुंचाया है, जितना बेड़ा गर्क मोदी सरकार ने किया है, और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन को इन्होंने दीमक की तरह, कॉकरोच की तरह खोखला किया है। उस 70 साल लग गए कांग्रेस को, नेहरू को इंस्टीट्यूशंस खड़ा करने में और एक मिडिल क्लास को खड़ा करने में। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में या 12 सालों में तमाम इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिए। मुझे वो बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और ये तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पहले गुजरात जलाया, कितने लोग की बस्तियां उजाड़ दी, अब ये पूरे इंडिया को बस्तियां, मतलब इंडिया को ही उजाड़ रहे हैं एक तरीके से। लेकिन अडानी और अंबानी की जेब, मतलब अडानी और अंबानी के घर बसाने के अलावा इन्होंने किसी और का घर बसाया तो आप बताइए। नहीं, अपना जो बसा था वो उजाड़ दिया, अपना तो खुद भी उजाड़ लिया। हाँ। जो असल में घर होता है, तो मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाऊं। अंग्रेज जब भारत में अपना शासन सत्ता स्थापित कर रहे हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, उसमें शशि थरूर भी हैं, आर सी दत्त भी हैं, दादा भाई नौरोजी भी हैं। वो लिखते हैं कि,
औरंगजेब के आखिरी समय पर जो अनुमानित भारत की आर्थिक GDP स्थिति है वो वैश्विक जीडीपी का मिनिमम 25%। 25 1/4। ये तो शशि थरूर ने लिखा है, दादा भाई नौरोजी और ज़्यादा मानते हैं। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए हैं तो वैश्विक जीडीपी का जो भारत का हिस्सा बचा था ओनली 1%। इतना लूटा जी। जो ब्रिटिश एम्पायर पूरा खड़ा हुआ था वो भारत की शोषण के जरिए खड़ा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं। इन्होंने जो किया है, इन्होंने पूरे तरीके से इस देश को लूटा ही नहीं, सुनियोजित तरीके से इन्होंने इस देश के बहुजनों का, खास करके जो दलित वंचित तबका है, इसको इन्होंने गरीब बनाने का काम किया बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत सुनियोजित तरीके। और कुछ लोगों के हाथ में वो संपत्ति रहे। तो मनुस्मृति का विधान यही है, शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र तीनों से दूर कर दिया जाए। तो अब 5 किलो राशन लीजिए और बस आज्ञा पालक समाज बनिए। अभी तो थोड़ा सा पॉलिटिकल वो अधिकार है, आगे चल करके वो भी बेईमानी हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से किया कि ताकि जब लोग गरीब हो जाएंगे तो उन पे सत्ता, अशिक्षित हो जाएंगे, तो आसानी से उनको गुलाम बनाए रखा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। और कुछ लोगों के हाथ में इन्होंने वो संपत्ति पहुंचा दी है और वही पॉलिटिकल पार्टी भी चला रहे हैं, वही सत्ता चला, उन्हीं के लिए चलाई जा रही है। सर आप ये कह रहे थे कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति जा रही है और बाकी लोग को कंगाल बना रहे हैं। तो मुझे गोलवलकर, जो गुरु हमारे गोलवलकर, आदर्श हमारे सावरकर के गुरु जी की बात याद आ रही है। गोलवलकर अपने बंच ऑफ थॉट्स में क्लियरली एक उनका कोट है, इस देश के जो बहुजन तबका है 95% जो आबादी है उसको इतना कंगाल और बदहाल बना दो कि वो 5 किलो राशन पे, जिस तरीके से आज मोदी जी कहते हैं कि हम तो राशन दे रहे हैं, तो वही तो है कंगाली बदहाली। यानी जो उन्हीं का जो मतलब एक जो फ्रेमवर्क है या उन्हीं के पद चिन्हों पे तो ये चल रहे हैं, गोलवलकर के जो चेले हैं। तो अभी जिस तरीके से आपको भारत दिख रहा है, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति डबाडोल हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो कैसे सुधरेगा? 50-60 साल में कांग्रेस के रिजीम ने इस देश को इतना मजबूत बनाया था, नींव इतनी मजबूत की थी कि ये 10-12 साल में जो इन्होंने किया है, नींव हिला तो दी इन्होंने, लेकिन मुझे ये लगता है कि पूरी तरीके से ये इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ख़त्म करने में अभी, और ये तब जब इस देश का वो तबका जो पहली बार डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहा है, डेमोक्रेसी को, जो समानता या जो तमाम कानूनी अधिकार हैं उनको प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे उसके जरिए कम से कम इंसान जैसा फील हो रहा है, मानवाधिकार उसके पास हैं, वो तबका जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा आसमान है। चलेगा मोदी जी चले जाएं, ऊपर चले जाएं तो फिर उनकी मूर्ति लगा देनी चाहिए और उनके नाम पर चलाना चाहिए देश को। वो तो इस मानसिकता के लोग हैं। लेकिन ये जो इस देश का बहुजन तबका है, ये इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए राहुल गांधी भी इस बात को समझ करके लगातार सक्रिय हैं और वो उस विरासत से भी आते हैं। गांधी, नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, संस्थाएं खड़ी की, तो इसलिए वो नहीं ख़त्म होने देंगे। और इसके लिए जो उनका प्रयास चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार देश फिर से जीतेगा, ये हारेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इस देश को फिर से वहाँ पहुँचाने के लिए ये 10 साल में जितना इन्होंने बर्बाद किया, अगले 20 साल चाहिए होंगे। 20 साल के पहले इस देश को फिर से नहीं खड़ा किया जा सकता, और इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि इतने सारे लोग आरएसएस के संस्थाओं में पहुंच गए हैं कि वो रिटायर नहीं होंगे 20-30 साल तक। मैं तो यही सोचता हूँ कि जितने भी शिक्षक आ रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, अभी जो कॉलेजियम की लिस्ट आई है उसको देख लीजिए। हाँ, कॉलेजियम वाला जो है, उसमें जो SC ST एकाध लोग आए हैं, एकाध दो का आए हैं, उनकी जरा उम्र देख लीजिए। हाई कोर्ट में जो जज बन के आए हैं, कितना उम्र है। और जो अगली जातियों के
माननीय जज हैं, उनकी उम्र देख लीजिए, इसके बारे में तो पता होना चाहिए लोगों को, बताइए। 54 साल 55 साल, ये दलित है। ओहो, अगले 4-5 साल में रिटायर हो जाएंगे। और यहाँ जो आए हैं 40-45 वाले, 45-46, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक। 14 साल जो दलित है वो तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। ये है खेल, नहीं है ये 4 साल बाद जाएंगे, हम्म। लेकिन ये साहब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ये सारा जो खेल रचा जा रहा है, इसको दुरुस्त करने में एक लंबा वक्त चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगला 20 साल तो लगेगा ही कम से कम। जी। नरेंद्र मोदी के जो मुख्यमंत्रित्व काल है गुजरात में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि गुजरात में क्या क्या कांड उन्होंने किए या करवाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए और वहां पहुंचने के लिए जहां पे वो आज हैं, उन्होंने जो उनसे हो सकता था वो किया है। चाहे वो हरेन पांड्या की रहस्यमयी मौत का मामला हो, या फिर बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स को, अपनी ही पार्टी के लीडर्स को किस तरह उन्होंने रास्ते से हटाया है, गुजरात दंगे करवाए हैं, फेक एनकाउंटर्स कराए हैं, मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल किया है, यहाँ तक कि महिलाओं की जासूसी तक करवाई है। तो मैं चाहूंगी कि मोदी जी के गुजरात चैप्टर पर भी आप बात करें। देखिए, मोदी जी उसी गुजरात से हैं जिस गुजरात में गांधी जी पैदा हुए हैं। वो गांधी जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। और ये बड़ा कई बार आयरनी है कि उसी गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं। वो नरेंद्र मोदी इन्होंने हिंसा और नफरत को अपना अस्त्र बनाया। वो अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन से आप देखिए, खैर उनको घूमने का बड़ा शौक था। जो लोग कहते हैं ना कि वो चाय बेच रहे थे, वो कौन सा स्टेशन था वो बाद में मिला ही नहीं, बड़नगर स्टेशन, हाँ। वो स्टेशन नहीं था। मोदी जी ने जो कहा, चाय बेचते थे, वो स्टेशन नहीं मिला। उन्होंने डिग्री की बात की, वो नहीं मिली। तो खैर कभी कहते चौथी फेल, फिर हाई स्कूल वगैरह वगैरह। दुनिया उन्होंने घूमी, बहुत सारे उनके फोटो हैं। जी। गुजरात जब वो पहुंचते हैं और बड़ा अचानक वो मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री वो बने रहे, इसके लिए जो और हरेन पांड्या का जो आपने जिक्र किया, ये मेरा या किसी और का आरोप नहीं है, हरेन पांड्या के पिता का आरोप है कि वो जो मौत हुई वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो बहुत बड़ी साजिश थी। उनके शव यात्रा में नरेंद्र मोदी को नहीं शामिल होने दिया, फादर ने उस पर एतराज किया था। वहां से लेकर के, और मोदी जी का तो खैर वही था कि कोई मरा तो ये आतंकवादी था और ये मुझे मारने आया। जी जी जी। और फिर उसके बाद जो उनका चलता था, मैंने सुना है कि हिम्मत वाले इतने हैं मोदी जी की, एक बार सड़क पर टायर फट गया था तो मुख्यमंत्री आवाज छोड़ करके भागे थे कि ब्लास्ट हो गया। ये उनकी बहादुरी है। खैर उनके बहादुरी की पूरी विरासत है। सावरकर भी वीर हैं जी। 6 माफीनामे के बाद भी वीर हैं। तो मोदी जी हो सकते हैं कि ट्रक का टायर फट जाए तो साहब वो भाग लें। इसके बाद जो हुआ, और वो बड़ा भयावह है। गोधरा में जो कार सेवक थे, जो साधु थे, उनकी जो बोगी जली, उस पर बहुत सारी रिपोर्ट है कैसे उसमें आग लगी, अंदर से लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, नरोदा पाटिया हो, पूरे गुजरात में खास करके शहरी इलाकों में चुन चुन करके, और ये बाकायदा पहले से सुनियोजित लग रहा था। लोग आ रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, रेप कर रहे थे और पेट चीर करके। जी। मतलब इतना क्रूर, मुझे लगता है कि जब इंसान शुरू में सभ्यता के विकास क्रम में आया हो तब भी इतना क्रूर नहीं होगा जी। जितनी क्रूरता आरएसएस की प्रयोगशाला में दिखाई जी। दी, नरेंद्र मोदी की रिजीम में दिखाई दी। और ये व्यक्ति जो वहां पे बाद में कैंप बनाए गए थे, उन कैंप में जो महिलाएं थी, उनके लिए भी जिन शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया था कि ये यहाँ पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ये वो नरेंद्र मोदी है। और उसके बाद जितनी तीखी भाषा, जितनी सांप्रदायिक भाषा, जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलना, उतनी ही वो नरेंद्र मोदी की जीत तय करती थी। इन्होंने उतना जहर घोल दिया था। इतना ही नहीं था,
इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को नहीं डराया। जो लोग सोचते हैं ना कि बीजेपी और आरएसएस ने मुसलमानों को सिर्फ डराया, मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा भयावह अगर सबसे ज़्यादा डरा हुआ कोई है तो वो हिंदू समाज है, और खास करके जो भाजपाई समर्थक है। जी 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 अंधभक्त बुरी तरीके सपने में जागता होगा कि जी। कहीं कोई मुसलमान हमारे ऊपर हमला न कर दे। हाँ कभी कभी सपना देखता होगा कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो गई है इस देश में, और साहब कोई मोहम्मद तुगलक आ गया है इस देश पर क्योंकि राज वो करने सच के। मान लेता है उस चीज को। क्या है मेरी समझ में नहीं आता है। जी ये वो लोग हैं जो केवल इसीलिए, और मोदी का समर्थन करने की उनके पास कोई वजह नहीं है। बिल्कुल। कोई मुझे बता दे, जी 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 वो साहब कहेंगे हम 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, 5,000 का सिलेंडर खरीदेंगे, लेकिन साहब वोट तो मोदी को ही देंगे। अब्दुल की चूड़ी टाइट कर रहा है। वो मोदी जी जो उधर जाके धुरंधर स्टाइल में सऊदी अरब, हाँ हाँ, वो ये उस उनसे पे गले मिल कॉन्ट्रास्ट है। वहां जैसे गले मिलते हैं तो उनका, खैर मोदी जी की अपनी जो स्टाइल है, तो पूरा गुजरात को उन्होंने जो प्रयोगशाला बनाया, नफरत की, घृणा की, हिंसा की, डर की, उसने पूरा जीता। फिर उसके बाद जो विपक्ष के नेता थे उनको डराया धमकाया, उनके यहाँ छापेमारी हुई, फिर तमाम संस्थाओं का इन्होंने दुरुपयोग किया। पुलिस प्रशासन हो, जो दंगे हो रहे थे उसमें भी 1-2 आईपीएस ने कह दिया था कि कहाँ से हमको आदेश मिल रहा है, तो संजीव बेचारे भट्ट वाला। संजीव भट्ट वाला। आज भी जेल में है। तो वो पूरी गुजरात की प्रयोगशाला, फिर उसमें कुछ उद्योगपति आ गए, फिर तो दिल्ली में साहब वही उद्धारक बनकर के सामने आए। ये गुजरात था जी। जो हमारे गांधी जी का गुजरात था। तहलका के एक स्टिंग ऑपरेशन में जो बाबू बजरंगी है वो कह रहे हैं वीडियो में कि हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया जज बदल के, और आज भी हमें बीजेपी सरकार बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करते हुए, संरक्षण देते हुए ही दिखाई देती है, चाहे वो आसाराम हो या राम रहीम हो। तो उनका ये जो रवैया है ये बदला नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसा था। तो इस पर अगर आप, महिलाओं के प्रति उनका क्या एटीट्यूड रहा है, मुस्लिम महिलाओं को लेकर या हिंदू में? आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। नहीं देखिए, वो गुजरात वाला मैंने बताया था कि गुजरात एक की लड़कियों के बारे में उन्होंने क्या बोला। महिलाओं घर को से भी आप कम्युनल बना लिया था। घर से आप देखिए, पत्नी को छोड़कर के महात्मा बुद्ध बन गए। बुद्ध ने हिंसा के खिलाफ अहिंसा का रास्ता दिया था, लेकिन ये सब बुद्ध बन गए। खैर वो उस पर मैं बात कर चुका हूँ पहले। मोदी जी के बारे में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मोदी जी के जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है। पत्नी को छोड़ करके वो महात्मा बुद्ध बन गए। फिर वो सोनी, क्या नाम था, हाँ, जासूसी कांड, जिसका जासूसी करवाते थे वो, मानसी सोनी, वो है। फिर स्मृति ईरानी आती है जी। जो पहले मोदी जी के खिलाफ बोलती हैं, फिर अचानक मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती हैं। मोदी जी ने स्मृति ईरानी को क्या, कहाँ कहाँ तक उनको सम्मान दिया, कितनी ताकतवर वो महिला बनी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के साहब प्रधानमंत्री आवास तक शिक्षा उनका मंत्री जलवा। 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया, बाद में कपड़ा मंत्री बनाया। और अभी जो हम लोगों ने दृश्य देखा, मधु किश्वर का भी आरोप अक्सर आया कि वो बेचारी 2 बार हाथ जोड़ती हैं, लेकिन मोदी जी पलट कर नहीं देखते। उसमें आप जोड़ते चले जाइए कितनी महिलाओं को जी। फिर इधर कंगना रनावत है, मैथिली ठाकुर है, ये तो वो है। राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा हमला मोदी ने महिलाओं के जरिए कराया। जी जी। कंगना के जरिए, स्मृति ईरानी के जरिए। आजकल तो मैथिली ठाकुर ज्ञान दे रही हो। तो ये उनके अपने जीवन में रहा है। और मेलोडी का प्रसंग हम कैसे भूल सकते हैं। आजकल तो मेलोडी बांट रहे हैं, है ना, वहां से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, जी जी, रील बना रहे हैं। या एग्जैक्टली। तो वो भी हम नहीं भूल सकते। मनमोहन सिंह भी तो एक प्रधानमंत्री थे जो कितने अच्छे से प्रेजेंट करते थे देश को ऑन फॉरेन स्टेज। वो असल में प्रधानमंत्री थे जी। अब इनको कुछ लोग कहते हैं कि परिधान मंत्री हैं, वो कपड़े रोज उनको बढ़िया बढ़िया पहनना है, घूमना है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके आ गए। मोदी जी से ज्यादा मैं खुशनसीब किसी को नहीं मानता आज तक इस देश में, कि जिसने इस देश को दिया कुछ नहीं, सब कुछ लिया। और जो उन्होंने जिंदगी गुजारी है वो रश होता है मुझे।
एक ऐसा जीवन। चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे थे तो एक महिला काफी वायरल हुई, मधु कीश्वर, पढ़ी लिखी प्रोफेसर महिला है, CSDS से जुड़ी रही है। तो वो बार बार कह रही थी कि मोदी के बारे में सबको पता था कि ये CIA फंडेड एजेंट है, और चूंकि उस जमाने में वो अमेरिका की यात्रा करते थे तो कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा होगा। अगर आप चाय बेच के तो अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते थे। और वो कह रहे थे कि मोसाद CIA ने मिलके इसको प्लांट किया था, और मोदी जी जिस तरीके से ईरान इजराइल पे जो हमला हो रहा है उससे पहले इजराइल जाते हैं, तो वो सारे तार मुझे लग रहा था कनेक्ट हो रहे थे। तो मोदी जी को इतना अमेरिका क्यों पसंद है? ट्रम्प मोदी के कहने पे अडानी के ऊपर जो भी फाइल हुआ है केस वो भी हटा देते हैं, एप्स्टीन फाइल्स में भी उनके लोगों का नाम आता है, फिर भी वो बच जाते हैं। तो मोदी और अमेरिका का रिश्ता क्या कहलाता है आपके हिसाब से? देखिए, अमेरिका को पिट्ठू चाहिए, एशिया में चाइना को थोड़ा कंट्रोल करना है। इंडिया एक ज़माने में वो देश होता था जब कहा गया था कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी, और उसमें भारत और चाइना दो बड़े पावरफुल देश होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस देश को 12 साल में इतना बर्बाद किया है, इतना खोखला किया है कि आज चाइना से हमारी तुलना मतलब खत्म हो चुकी 20 साल 30 साल आगे चला गया। और ट्रंप को एशिया में एक ऐसा ही पिट्ठू देश चाहिए था जो मोदी जी ने सौंप दिया है, और सौंपने की वजह भी है। पहले के क्या रिश्ते थे, मधु किश्वर ने जो कहा वो अक्षरशः सही इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर गलत बोला होता तो भाई लोगों ने पता नहीं कितने मुकदमे करा दिए होते। सही बात। एक भी मुकदमा नहीं हुआ मधु किश्वर पर, कोई जवाब नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, और मधु किश्वर कोई एक बार नहीं बोले, बार बार उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है। अमेरिका से लेकर के एफिल टावर पर फोटो खिंचवा रहे हैं आप। चाय बेच करके इतना पैसा कब मिल गया आपको कि आप वहां जाकर के ये वो भी उस समय के जो स्टाइल थी ऋषि कपूर की उस स्टाइल में आप बढ़िया सा पीछे स्वेटर वोटर बांध करके, हाँ, उस स्टाइल में आप फोटो खिंचा रहे हैं। और अभी इजराइल जब जाते हैं उसके दूसरे तीसरे दिन हमला हो जाता है। आपने जासूसी इस देश के लोगों की कराई, पेगासस के जरिए, वो भी तो इजरायली सॉफ्टवेयर है। राहुल गांधी से लेकर के अपने मंत्रियों तक की, इस देश के पत्रकारों तक की, इन सब की जो जासूसी कराई उसमें इजराइल ने आपको हेल्प किया। वो हेल्प किया। ट्रंप ने जो किया वो इतना तमाचा मार चुका है। उसने कहा कि सीज फायर हमने करवाया, फिर वो कहता है कि वेनेजुएला से आप तेल खरीदेंगे। जरा हम सब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमने भी पढ़ा है कि सॉवरेंटी क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है देश की। अमेरिका हमको बता रहा है साहब कि आप तेल किससे खरीदेंगे, किसके साथ आपका व्यापार होगा, क्या आप करेंगे, ये वो हमको बता रहा है। हमारे नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां लगा करके वो भेजता है बेइज्जत करके, और हम खामोश रहते हैं। उसकी वजह क्या? आपको अडानी का केस सेटल कराना था। एप्स्टीन फाइल में क्या है? राहुल गांधी पर करीब 36 मुकदमे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी हैं। एक भी मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि ये मुकदमा होगा तो राहुल गांधी के पास जो होगा वो राहुल गांधी पेश करेंगे अदालत में, तो मामला दूर जाएगा। इसलिए उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो असल में नरेंद्र मोदी ने देश को अमेरिका और ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, बेच दिया देश की अस्मिता को, संप्रभुता को। ये रिश्ता वही है जो एक मालिक और गुलाम का होता है। स्लेव बन चुका है ये देश। इनको कहां से अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये दलित पिछड़ा ये जो है ये इनका स्लेव बना हुआ है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। जी सर, गुजरात चैप्टर की हमने बात की, अब ज़रा मोदी जी के DNA पर भी बात कर लेते हैं। और मैं बात कर रही हूँ आइडियोलॉजिकल DNA की, क्योंकि वैसे भी खुद को बायोलॉजिकल मानते नहीं है, तो बायोलॉजिकल DNA पे क्या ही बात करें। हमने बात की थी पिछले पॉडकास्ट में कि कैसे सावरकर लिखते हैं अपनी किताब 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कि बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और हिंदू योद्धाओं को मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार करना
करना चाहिए ताकि मुसलमानों को सबक मिले। और इस पर हमें बहुत ट्रोलिंग रिसीव हुई थी। अंधभक्त ये कह रहे थे कि ऐसा सावरकर लिख नहीं सकते, कुछ रील्स भी बने इसमें। जी हमें जिहादी बोला गया, और कई सारे मिलियंस में व्यूज कि गए। हम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो आप तो एक प्रोफेसर हैं और आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी सच्चाई है इस और बात में। किस हद तक सावरकर था स्त्री विरोधी? सावरकर क्या क्या विरोधी थे। आजकल गाय राष्ट्रमाता बनाने पर उतारू है अंधभक्त। गाय के बारे में सावरकर ने क्या कहा था कि ये मूर्खता है कि गाय को माता कहना। गाय दूसरे ही जानवरों की तरह है। और कहा कि हिंदुओं को तो मांस खाना चाहिए। ये इनके गॉडफादर है। वो सावरकर जो आप जिस किताब का आपने जिक्र किया, मैंने भी कहा था कि ये सावरकर ने लिखा है, बकायदा लिखा है। मैं कहीं से इधर उधर से नहीं, मैं अंधभक्त टाइप का नहीं हूँ। असली डिग्री वाला आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, किताबें पढ़ी हैं, किताबें कुछ संपादित भी की हैं, लिखी भी है। ये सावरकर लिखते हैं, शिवाजी की आलोचना करते हैं। और शिवाजी ने एक युद्ध में जीती हुई जो उनके सैनिक लेकर के आए महिला को, उन्होंने उसको माता कह करके संबोधित किया और उसको वापस भेजा। इसकी आलोचना सावरकर करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, महिलाओं के जरिए उनको सबक सिखाना चाहिए था। अब जरा तार जोड़िए, गुजरात में क्या हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे। और सबसे भयानक तो ये कि महिलाएं अपने पतियों को उकसा रही थीं रेप करने के लिए, सामने उनके रेप की दूसरी महिलाओं की। मुझे लगता है कि महिलाएं इस देश की हो या किसी भी देश की हो, अपने सामने अपने पति के द्वारा किसी महिला को बलात्कार करते हुए नहीं देख सकती। और दूसरा, वही बलात्कारी जब जेल से आते हैं रिहा होकर के, उनको माला डालती हैं और आरती उतारती हैं और बर्फी खिलाती हैं। ये हमने महिलाएं बना दी हैं। ये है गुजरात प्रयोगशाला। इतनी भयानक उनके भीतर नफरत पैदा करती है, क्योंकि मॉडल वही है कि महिलाओं के रेप करके उनके स्वाभिमान को तोड़ दीजिए, उनके कौम के, उनके पुरुषों के गुरूर को तोड़ दीजिए। अबे कमबख्तो, ये क्रूरता करके आप गुरूर तोड़ेंगे? किसी के स्वाभिमान को तोड़ने के लिए आप ये करेंगे? और ये अधिकार आपको किसने दिया? कितने आसाराम बापू से लेकर के राम रहीम तक सजा याफ्ता है, बलात्कारी है, चुनाव में पेरोल करते हैं। एक बार नहीं कितनी बार सब आप बलात्कार। और अभी तो लाइन लग गई है, कितने बाबा पकड़े जा रहे हैं। अशोक खरात का भी मामला है। अशोक खरात से लेकर के एक अभी IITN, वो कह रहा है मैं कृष्ण। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ जितने बाबा हैं इस तरह के, कुछ बाबा अच्छे भी हैं, ये सब कृष्ण बन जाते हैं, गोपियों के साथ रास लीला करने। इसमें से कमबख्त एक भी ये नहीं कहता है कि मैं राम का अवतार हूँ। और शिव का अवतार तो संभव ही नहीं। शंकर से बड़ा मुझे प्रेमी और दाम्पत्य वाला कोई देवता तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये, और इसके जरिए इन्होंने महिलाओं को रोज, और अभी तो जो चल रहा है, पति की ऐसे सेवा करिए, पति मारे भी तो भी चुप रहिए, ऐसे बहुत सारे बाबा हैं। ऐसे बहुत सारे बाबा रोज प्रवचन कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, लोग उनका पालन कर। यही मनुस्मृति का विधान है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि सोशल मीडिया का शुरुआती जो इस्तेमाल किया है इस देश में, वो बहुजन इंटेलेक्चुअल्स ने किया, जी, जिसने 2018 का SC/ST एक्ट के विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जी, उसके बाद सारे बाबा सोशल मीडिया पर आ गए। उसे काउंटर कर ये खेल था, ये खेल चल रहा है, ये खेल, इसको उन्होंने पलट दिया। जी। और फिर तो कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई पता नहीं, अब मैं देवताओं का नाम लेना ठीक नहीं है, पता नहीं कोई कौन सा देवता हो रहा है, कोई कौन सा देवता हो रहा है। ये संविधान वैज्ञानिक सोच की बात करता है, जी, पाखंड का विरोध करता है। आपकी आस्था हो सकती है, आपका धर्म है, ये सब प्रैक्टिस करने की आज़ादी, लेकिन अंधविश्वास पैदा करना ये अपराध है। ये नहीं कर, आप गुमराह नहीं कर सकते। क्यों बाबा वैज्ञानिक चेतना की बात नहीं करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि साहब
सरकार रोजगार नहीं दे रही, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। कहना चाहिए ना, अगर आप साधु हैं, सन्यासी हैं, आप इस देश में चाहते हैं कि लोग बेहतर हों, जी जी जी। भाई धर्म का एक ये भी रहा है ना, साधु सन्यासी का ये भी एक मतलब रहा है कि आप समाज को सही रास्ता दिखाएं। जी। लेकिन आपको रास्ता नहीं दिखाना है, क्योंकि आप पॉलिटिकल बाबा हैं। आपको एक पार्टी का प्रचारक बनाना है, सबको उनका अंधभक्त बनाना है। जी। साहब कथा हो रही है किसी और की, उसी में मोदी जी आ जाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे। ये कौन सी कथा हो रही है? तो दरअसल महिलाओं को लेकर के जो इनकी मानसिकता रही है, इन्होंने महिलाओं को या तो बच्चा पैदा करने की मशीन समझा है, मनोरंजन की वस्तु समझा है, और इसके अलावा इन्होंने कभी इंसान तो समझा ही नहीं। बेहतर है, अच्छा है कि इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को इंसान का दर्जा दिया। डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू ने वो दिया जो मैं तो कहता हूँ कि हमारे विभाग में, हमारे यूनिवर्सिटी में महिलाएं हैं जी। जो मातृत्व अवकाश लेती हैं, बहुत सारे। या जिस दिन वो जान जाएंगी कि ये अधिकार किसने दिया हमको, उस दिन वो तुलसी पर जल नहीं चढ़ाएंगी, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माला चढ़ाएंगी। ये उनको जिस दिन पता हो जाएगा, वो नहीं समझना चाहिए। तो ये जो मानसिकता है बहुत भयानक रूप से स्त्री विरोधी है। स्त्री पर अत्याचार करने वाले ये लोग हैं, और बाकायदा सावरकर ने लिखा है, शिवाजी की भर्त्सना की है इन्होंने। मोदी जी ने जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन बीच बीच में जो विदेशी मीडिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उस पे उनके बारे में स्टोरी छपती रहती है। कोई उनको डिस्ट्रॉयर इन चीफ बोलता है, डिवाइडर इन चीफ बोलता है, और यहाँ का गोदी मीडिया उनको नॉन बायोलॉजिकल से लेके विश्व गुरु से लेके तमाम तरह की पदवियां देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, जेनजी किस तरीके से आजकल मोदी जी को देख रहा है? देखिए, मोदी जी ने आते ही मीडिया को कंट्रोल कर लिया था, और आजकल तो चैनल्स जितने हैं वो अंबानी अडानी के अपने चैनल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जरिए, और जो एंकर्स और एंकरानियां हैं वो कुछ लोग कहते हैं ना कि केवल नौकरी की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग वहां से निकल कर के आए, अपने यूट्यूब चला रहे हैं। मैं उस पर एक क्वेश्चन रखा हाँ। है। हाँ। और इसमें केवल साहब की नहीं मजबूरी है, मैं इस बात को नहीं मानता। इनकी मानसिकता है कि लालू को ललुआ कहिए, मायावती को मायावतिया कहिए, ये इनकी मानसिकता में शामिल है, इसलिए ये इनको खुद भी पसंद है। दूसरा, उन्हें मालूम था कि चैनल्स कौन, टीवी कौन देखता है और लोगों को कैसे प्रभावित करना है। तो मोदी जी अचानक आ गए, पता लगा अवतार के रूप में आ गए, देवता बना करके उनको पेश किया जा रहा है। मोदी है तो 24 घंटे मोदी का चित्र लोगों की आंखों में होना चाहिए, ये उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरा, प्रिंट मीडिया वाला जो मामला है, उस पर भी बात करिए थोड़ा। मुझे लगता है कि मोदी जी अपना इतिहास भी बना रहे हैं। अच्छा। जैसे आज के 50 साल के बाद कोई इस समय का इतिहास जब लिखने के लिए आएगा, खंगालेगा, तो अखबार कौन से मिलेंगी उसमें। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि मोदी जी जब बाहर होते हैं ना, तो मुसलमानों के बड़े गले मिलते हैं। हाँ। वो सिर्फ इतना भर नहीं है कि लोग सोचते हैं कि देखिए मोदी जी ने यहाँ दिखा करके यहाँ ऐसा नहीं करते हैं तो आप आलोचना करके निकल जाएंगे, नहीं। मोदी जी उसके जरिए एक बड़ा संदेश देते हैं वैश्विक मीडिया को कि मैं तो साहब ऐसा नहीं था। एक और मैं बीच थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल ले लूँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि योगी जी को मोदी जी निपटा देंगे। मेरा ये मानना है योगी जी को मोदी जी नहीं निपटाएंगे। क्यों सर? उसकी वजह ये है कि मोदी जी को अब जो अपनी वैश्विक छवि बनाना रहता है, वो देश में भले ही अब्दुल को टाइट करें, लेकिन उधर दिखाना है। और अपने से बड़ा वाला उन्होंने यहाँ कर दिया है कि ये बुलडोजर चला रहा है, ये लव जिहाद की बात कर रहा है, ये मुसलमानों को रोज एनकाउंटर करवा रहा है। तो ये खतरनाक है। मैं तो साहब मानवतावादी आदमी हूं। तो जो हेडलाइन है, जो उधर है, उसके जरिए, क्योंकि यही नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दे रहा था अमेरिका 2001 राइट्स के बाद, प्रधानमंत्री बनने के पहले तक वीजा नहीं मिल रहा था। यूरोप में भी लोग नहीं पसंद कर रहे थे। मोदी जी ने अपनी ये छवि
बनाई धीरे धीरे, और कोई रिसर्च करने आएगा तो प्रिंट मीडिया में क्या लिखा होगा, लेकिन विकल्प हर चीज का होता है। आज की जो सोशल मीडिया है, पोर्टल्स बहुत सारे लोग चला रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया को लोग खंगालेंगे, दैनिक जागरण को पढ़ेंगे कल को, जो आएंगे रिसर्च करने वाले 20 साल के बाद, वो पोर्टल्स भी देखेंगे, वो ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको खंगालेंगे कि असल में उस समय भारत क्या था और मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर क्या थे, क्या कर रहे थे। तो ये उन्होंने किया, और मीडिया को पूरे तरीके से पिट्ठू बना करके उन्होंने सिर्फ अपनी ही छवि नहीं चमकाई है, विपक्ष की छवि को धूल दूसरित करने पर पूरे तरीके से उसको लगा दिया जी। मुझे तो कई बार लगता है कि अपनी छवि चमकाने का पैसा नहीं दिया, राहुल गांधी की छवि खराब करने का पैसा दिया, ये हुआ है। तो वो इसके लिए उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब लोग एंकर्स को देख करके क्या बोलते हैं, हूट करते हैं लोग जिस तरीके से दौड़ाते हैं। एक दौर में पत्रकार की क्या इज्जत होती थी, वो सब इन्होंने खत्म कर दी है। इंडेक्स में हम कहाँ पहुंच गए, प्रेस एंड फ्रीडम इंडेक्स में फ्रीडम कहाँ गई। अभी एक नार्वे के पत्रकार ने पूछ लिया था सवाल, तो इस पे हाय तौबा, और उस पर क्या क्या निकाल दिया भाई लोगों ने, कि जैसे तो उसने ये सवाल पूछ करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया। आप सवाल पूछिए मोदी जी से कि मोदी जी आप थकते काहे नहीं हैं, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और ये मीडिया गजब है साहब, झाल मुड़ी को भी। तो खैर अब ये तो मुझे लगता है कि आलोचना करने लायक भी नहीं बचे ये। सर आप एंकरानियों की बात कर रहे थे, तो कुछ एंकरानियां हैं, अंजना ओम कश्यप की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कई सारे टीचर्स को, चूंकि वो एक तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, नीट पेपर लीक हो रहा है, स्कैम पे स्कैम हो रहा है, हर एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, भर्तियां नहीं आ रही है, तो टीचर जो एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है जिसको वो पढ़ा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, वो सवाल तो पूछेगा। उसको डिफेंड करने के लिए एंकरानियां क्या कह रही हैं कि ये लोग 2 कौड़ी के टीचर हैं। तो चूंकि आप भी एक इस दौर में एक तरीके से ऑल्टरनेटिव जो मीडिया के पार्ट हैं, यूट्यूब पे आप हैं, हम हैं, आपका तो चैनल भी है, रेगुलर आप वीडियो करते रहते हैं, तो कहीं मुझे लगता है कुछ दिनों में हमें भी बोला जाएगा 2 कौड़ी के पत्रकार या जो भी है। तो इस तरीके की जो एक तरीके से यूज हो रहा है लैंग्वेज टीचरों के लिए, कल पत्रकारों के लिए यूज होगा, और भी लोग हैं कल अधिकारियों के लिए, क्या क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि ये बहुत सुनियोजित तरीके से होता है, अचानक नहीं हुआ। उसके बाद की आप कार्रवाई देखिए। अच्छा, खान सर को शायद वो गिरफ्तार करने का खेल चल रहा है, FIR हो गई है। ये अंजना ओम कश्यप ने जो कहा वो इसके लिए कहा था कि ताकि नीट का जो पेपर लीक हुआ चौथी बार, 20 करीब बच्चों ने आत्महत्या की, बिल्कुल उससे लोगों का ध्यान भटक जाए, शिक्षा मंत्री का कोई इस्तीफा ना मांगे, ये ना कहे कि प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए कौन कि साहब ये जो यूट्यूब पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ये लोग जिम्मेदार, जो बच्चों के भीतर अभी भी सपना दे रहे हैं कि आप नौकरी में आ सकते हैं, इन कोचिंग संस्थान वालों अध्यापकों का या हम सबका मैं सबसे बड़ा योगदान ये मानता हूं कि वो अभी भी सपना ये दिखा पा रहे हैं इस रिजीम में जहां नौकरियां नहीं, सपने ध्वस्त कर दिए गए। नौकरियों के सपने छोड़ दीजिए, गार्जियंस को ये लगता है कि पढ़ा करके हम क्या करेंगे, पैसा नहीं है लोगों के पास। मजदूर किसान से पूछिए, भूमिहीन दलित से पूछिए, पिछड़े समाज से पूछिए, जो गरीब और वंचित तबके का व्यक्ति है अभी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है क्या? ये वो पार्टी है, इनकी जहां सरकारें हैं, इन्होंने पाठशालाएं बंद की हैं, इन्होंने मधुशालाएं खोली। 2 ही शालाएं चल रही हैं अब इस देश में, मधुशाला चलेगी या गौशाला चलेगी, पाठशाला नहीं चलेगी। इधर गाय का गोबर खाइए, उसका मूत पीजिए, और इधर दारू पीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये इन्होंने देश को बना दिया है। तो अंजना ओम कश्यप वही काम कर रही हैं। वो श्री श्री 1008 नॉन बायोलॉजिकल का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने, केवल ध्यान भटकाने के लिए ये जो 20 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है, इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? असली सवाल तो ये है।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में हिंदू सिर्फ सुसाइड ही कर पा रहे हैं, मतलब हिंदुओं को सुसाइड करना पड़ रहा है। तो अब्दुल की चूड़ी टाइट नहीं हो रही, लेकिन हिंदू सुसाइड कर रहे हैं, उसमें कई सारे ब्राह्मण बच्चे भी हैं। जब आएगा ना तो कोई वहाँ ब्राह्मण और कोई दलित नहीं होगा, आग सबके घर तक पहुंचने वाली लगेगी आग। बल्कि मैं तो कई बार ये मानता हूँ कि देखिए दलित जो बच्चा है, गरीब जो बच्चा है, जो गाँव से आ रहा है, वो किसी भी जाति समुदाय का हो, वो तो थोड़ा मेहनत करके आ रहा है, वो इस तरह के झटके सह लेता है कई बार। उसको लगता है हम वापस चले जाएंगे, मजदूरी कर लेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास परिवार के बच्चे हैं, वो कोचिंग करने के लिए गए, जिन्होंने सपने देखे कि इस बार तो बस 2 सवाल पिछली बार कम था हमारा, इस बार हो जाएगा, वो टूट जाते हैं बुरी तरीके से। ये मिडिल क्लास जो नरेंद्र मोदी का अंधभक्त बना हुआ था, उसको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे बच्चों के सपनों को खत्म करके हमारे बच्चों की जान ले रहे हैं। ये हत्यारे हैं जो बच्चों की जान ले रहे हैं। और अब इसमें लेकिन इनकी एक बड़ी भूल है। जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा 20 मर गए और हम मुद्दा भटका देंगे, खान की गिरफ्तारी करवा लेंगे या कोई अभिनव है इनकी और इनको 2 कौड़ी का कह देंगे। लोग इनको कह रहे हैं कि ये 1 कौड़ी की नहीं है। इन पत्रकार की क्या हैसियत है? जो अभी का युवा है, जिसकी तरफ राहुल गांधी जी ने इशारा किया, ये जो जैन जी है, 2-3 बच्चे इसी बीच में आए जिन्होंने सीबीएसई के उसको एक्सपोज किया। वो सिद्धांत करके कोई बच्चा था, 2-3 बच्चे तो इसी पीढ़ी के हैं ना, इसी पीढ़ी के जो एक्सपोज कर रहे हैं कि आपने जिस कंपनी को ये काम दिया वो कैसे दिया, उसको ठेका मिले, इसके लिए आपने क्या क्या प्रावधान में बदलाव किया। ये वो बच्चे कर रहे हैं। यही कल को सड़क पर आएंगे, आ रहे हैं सर। आपने जिनके सपनों को कुचला है, वो आपकी कुर्सियों को कुचल डालेंगे, वो आपकी अय्याशियों को कुचल डालेंगे। तो इसी से जुड़ा सर एक सवाल ये है कि हमने नेपाल देखा, बांग्लादेश देखा, श्रीलंका देखा, किस तरीके से जैन सड़कों पे आए और पूरा का पूरा जो तानाशाही सरकार थी उसको कुचल डाला। इंडिया में भी कहीं ना कहीं वो जो है ना, वो एक तरीके से जो उस तरीके का जो एक रिबेलियन है या विद्रोह की जो स्वर है, वो एक तरीके से गर्म हो रहा है, एक तरीके से जमा हो रहा है, वो फूटने वाला है। अभी चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो मीम से शुरू हुआ था और एक जंतर मंतर पे रैली का कॉल भी है, कई सारे लोग जुड़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? देखिए, अभिजीत दीपके जिन्होंने इस पार्टी को लॉन्च किया और करोड़ों फॉलोवर हुए उनके इंस्टाग्राम पे और भी जगह, तो इससे पहला संकेत तो ये है कि इस देश के नौजवानों में बहुत गुस्सा है, भयानक रूप से गुस्सा है। उन्हें जो भी विकल्प मिलेगा वो उस विकल्प के चलने के लिए बेकरार है, बेताब है। दूसरा, ये जो पार्टी है, इसको लेकर के मैं अभी बहुत मुतमईन नहीं हूँ कि ये पार्टी किसी साजिश का हिस्सा है या सच में वो ये विज़न लेकर के आ रहे हैं कि नहीं, हमें परिवर्तन करना है और जो बेरोजगार नौजवान है उसको सड़क पर लाना है। अभी एजेंडा उनका क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो फर्स्ट टाइमर है, जो पहले राजनीति से अपने को जुड़ा नहीं समझते थे, अगर वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक तरीके से उनमें फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिटिकल एक तरीके से अवेयरनेस आ रही है, तो ये तो अच्छा संकेत होना चाहिए। डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि इसको सही लीडरशिप मिलेगी राहुल गांधी के नेतृत्व। अभी ये जो थोड़ा सा बीच का दौर है संक्रमण का, इसमें चीज़ें और साफ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इतनी बड़ी यूथ की आबादी है, जब वो इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे सपनों को कुचलने वाला कौन है, जब आज बहुत सारे यूट्यूब के जरिए बहुत सारे पत्रकार हमारे लगातार इन चीज़ों को सामने ला रहे हैं, तो वो बच्चे जो जैन जी जिनको कहा जा रहा है, वो हमसे ज़्यादा योग्य हैं इन सब चीज़ों में, जितना हम लोग तो बहुत कम जानते हैं। वो इन सब चीज़ों को बारीकी से परख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिस दिन उनकी सब्र की इम्तिहान हो जाएगी, उस दिन कोई नेपाल हम देखेंगे, कोई श्रीलंका हम देखेंगे, कोई बांग्लादेश हम देखेंगे। और मोदी जी क्या, हिटलर को क्या करना पड़ा, मुसोलिनी के साथ। जितने भी ये बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनका अंत बहुत
भी बुरा रहा है। हिटलर को खुद की जान लेनी पड़ी और मुसोलिनी को भी जूते पड़े थे आम जनता से। तो जितने भी नफरती डिक्टेटर्स हुए हैं उनका अंजाम ऐसा रहा है, तो क्या हो सकता है कि मोदी जी को भी ऐसा ही कोई बुरा दिन देखना पड़े? उधर शेख हसीना का भी एग्जाम्पल है, हर किसी का है। तानाशाहों का अंत बहुत बुरा होता है। देखिए ये जो दुनिया है इस समय की, वो डेमोक्रेटिक दुनिया है। मानवाधिकार से लेकर के बहुत सारे कानून, बहुत सारे अधिकार लोगों के सामने हैं। शिक्षा और जागरूकता के बहुत सारे माध्यम उनके सामने हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि आप लंबे समय तक लोगों को गुमराह करके रखें। हिटलर का एक दौर था, उसने भी प्रोपेगेंडा फिल्मों से लेकर के वो सारी चीज़ें बनाई जी ताकि वो गुमराह कर सकें। यहाँ भी वही हुआ, कश्मीर फाइल से लेकर के केरल फाइल्स तक। लेकिन कितने दिन चली? बंगाल मैं फाइल्स तो फ्लॉप ही ये भी मानता हूँ कि जो उन्होंने नफरत की फसल बोई थी वो अब खत्म हो चुकी है। लोग अब उस जाल में नहीं फंस रहे हैं। एक पहले तो इसको दूर करने में बड़ा लंबा समय लगा लोगों को। अब क्या है कि अब झोला उठा करके भाग जाए तो मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज हश्र वही होगा। और ये सामने दिख रहा है, 17, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल के बच्चे आज खड़े हैं, या तो आत्महत्या कर, उनके पास विकल्प क्या है जी। विकल्प उनके साथ सिर्फ 2 है कि या तो वो आत्महत्या कर लें या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। उनके सामने दुनिया पड़ी है, या तो दुनिया से विदा हो जाए। कुछ कमजोर, मैं मानता हूँ कि कुछ कमजोर अचानक कमजोर हो जाते हैं, वो बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन हर बच्चा आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जिस दिन वो खड़ा होगा उस दिन मोदी जी को झोला नहीं मिलेगा, वो निकल पड़ेंगे कि वो निकल लें धीरे से, वो नहीं होगा। और ये तो खैर अब उनके विधानों में भी लिखा है कि आप जो करेंगे उसको तो भोगना ही है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन मैं जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा फनी साउंड कर सकता है। जैसे हमने देखा था बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का हाल। नेपाल में तो हम देख रहे थे कि कई सारे लोग मंदिरों में भी घुस गए, जो सोना वोना छिपा के रखा था, कलश वलश सब उतारा। या फिर आप बांग्लादेश का भी हाल देख रहे होंगे, जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनको तक नहीं छोड़ा, मुजीबुर रहमान। इस देश में चूंकि आरएसएस ने बहुत माल कमाया है पिछले 12-15 सालों में, अथाह चंदा आ रहा है। आसियाना मतलब 5 स्टार होटल की तरह उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना के सारा मौज मस्ती कर रहे हैं। सारे ये जितने बाबा लोग हैं सोना पे सोना चढ़ावा ले रहे हैं। आपको लगता है जिस दिन इस देश में जेनजी आएगा सड़कों पे और लोग आएंगे, चूंकि इतनी बदहाली और कंगाली बढ़ रही है, कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। सबसे ज्यादा डर तो मुझे आरएसएस के वैसे कार्यालयों पे लग रहा है, ये बचेंगे कैसे? ये सबसे पहले हमला तो उन्हीं पे होगा। नहीं, बचने का फिर सवाल नहीं होगा। अगर ये स्थिति आती है तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कहाँ पैसा है। मेरी तो समझ में, वो करेंगे क्या? वो करेंगे क्या? क्योंकि आखिर में वही विकल्प बचता है ना, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं करने को। जेब खाली रहेगी तो क्या करेंगे? पेट खाली। सबसे बुरी जो आग होती है वो पेट की आग होती है। आदमी बाकी सब झेल लेगा, दावानल तो झेलना। जिस दिन लोगों को लगेगा कि अब हमारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, उस दिन लोग सोना छीनने लगेंगे। उस दिन लोग इन लोगों को, जिन लोगों ने उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया है, वो उनको मारने लगेंगे। हम लोग नहीं चाहते कि ऐसी कोई स्थिति आए, और उससे बढ़िया विकल्प है डेमोक्रेटिक तरीके से ट्रांजिशन हो जाए। राहुल गांधी वाली जो बात है कि 1 साल में मोदी जी खुद ही कहेंगे भैया आ जाओ, हाँ, अब हमसे ना हो पाएगा। खैर वो तो पहले भी नहीं रहा था। एक प्रधानमंत्री हमारा एग्जाम्पल है मनमोहन सिंह जी का, और एक है ये डिस्ट्रॉयर इन चीफ। अब तो मैं इनको डिवाइडर इन चीफ नहीं बोलूंगा, डिस्ट्रॉयर, विनाशकारी वाला जो है ना वही बोलूंगा। तो क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो गए थे कि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को हमने एक तरीके से कटघरे में लाया और उनको एक तरीके से मतलब रिजेक्ट करके, खारिज करके इस डिस्ट्रॉयर को लेके आए, जबकि उनके जमाने में 8% हमारी ग्रोथ रेट। तो मेरे ख्याल से क्या ये देश अब डिजर्व करता है कि इनका ऑल्टरनेटिव जो है राहुल गांधी आए? क्योंकि हमने इतने संवेदनशील आदमी को रिजेक्ट करके इस डिस्ट्रॉयर को लाया था। अब ये विनाशकारी पुरुष जब तक गद्दी से नहीं उतरेगा, आपको लगता है कि इंडिया फिर से रीसेट हो पाएगा? क्योंकि 20 साल तो ये पीछे ले जा चुके हैं। हाँ, और वैचारिक स्तर पर सदियों पीछे ले जा चुके हैं। वैचारिक स्तर पे तो ये उस दौर में ले गए, मनु के दौर में लेके चले गए।
स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास हमारे साथ न्याय करेगा। हाँ, जी। जब इतिहास लिखा जाएगा तब हमारा हिस्ट्री विल बी आकलन काइंडर होगा टू मी। उसके बाद हमारा उस समय हमारा आकलन होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जितने सज्जन व्यक्ति थे सब जानते हैं, लेकिन जब भी आरोप लगे उन्होंने जांच कराई, जेल भेजा लोगों को, जेल भेजा। मंत्रियों से इस्तीफे लिए, गनी मोड़ी, डी राजा, ये हाँ। लोग जेल गए और नरेंद्र मोदी के समय पर वो पाक साफ निकले और सब सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए। बरी होकर के आए। जो राय साहब हाँ, वो उस विनोद समय राय के तो सबसे विनोद बड़ा राय जो किया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। माफी मांगी है। तो जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कलंकित किया, उन्होंने तो खैर माफी मांग ली, लेकिन जो देश जहां पहुंच गया, अब लोग याद करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और मोदी जी ने जो इस देश का विनाश किया है, सब किसी को नहीं छोड़ा, केवल वो अंबानी और अडानी को छोड़कर, उसके लिए तो मोदी जी जो कर सकते थे वो किया। मोदी जी की हसरत थी कि विश्व गुरु हम और धन गुरु हो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर वो उनको बनाना चाहते थे। घर में चिड़िया खाना तक लगा दिया कि सारे जानवर का मजा लो। बताइए। तो वो अडानी साहब को वहाँ देखना चाहते थे, बाकी लोग वहाँ चिड़िया बना दिया, यहाँ लोगों को जानवर बना दिया कि तुम चुगो 5 किलो राशन, इसके अलावा और कुछ नहीं। बच्चों को कोई स्कूलिंग नहीं होगी, कोई एजुकेशन नहीं होगी, नौकरियां नहीं होंगी और चुप रहिए। विपक्ष को विपक्ष मुक्त उनको भारत चाहिए, लेकिन भारत का डीएनए ऐसा है नहीं, ना अतीत में रहा कभी, ना अभी है, ना फ्यूचर में रहेगा। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को क्या दिया और मोदी जी ने क्या, इसका अब लोग आकलन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देर सवेर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो उनके साथ न्याय होगा, और मोदी जी के साथ भी न्याय होगा। बच तो कोई भी नहीं पाएगा। राहुल गांधी जी ने हाल ही में एक कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा है, मेरे आकलन में मोदी जी 1 साल में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यानी उनके मुताबिक मोदी जी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। चंद ही दिन बचे हैं मोदी सरकार के। राहुल गांधी जी की अब तक की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी से रिलेटेड हो, या जो ट्रंप का मोदी जी से रिलेशन है उस पर हो, वो हमेशा कह सकते हैं कि सच साबित हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो भविष्यवाणी है राहुल जी की, ये भी सच साबित होने वाली है? आपने कहा कि राहुल गांधी की भविष्यवाणी, राहुल गांधी कोई ज्योतिषी नहीं है और मैं इसे भविष्यवाणी नहीं मानता हूँ, बल्कि एक सटीक विश्लेषण है, उनका मूल्यांकन है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो वक्त आने के पहले उन चीज़ों को बता देते हैं, जैसे हमारे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जैसे हमारे और तमाम वैज्ञानिक होते हैं, वो चीज़ों का आकलन करके बताते हैं। वैसे ही इस देश की समाज, राजनीति, आर्थिक स्थिति, इस सब का आकलन करते हुए राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो भी संभावनाएं व्यक्त की जी, जिसे हम और आप सब भविष्यवाणी कह रहे हैं, वो सही साबित हुई है। जिसे लोग पप्पू कहते थे, उसका आकलन सटीक सिद्ध हो रहा है। ये उन लोगों पर करारा तमाचा है। दूसरा, अभी जो उन्होंने बात कही है, इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। राहुल गांधी ने खुद कहा कि सुनामी आ रही है आर्थिक बदहाली की। जी, देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच चुकी है। पिछले 2-3 दिन के भीतर हमारी ग्रोथ रेट से लेकर के और हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद से होते हुए जो कुल हमारी जो वैश्विक परिस्थितियों में जो संपदा है, जी, उसमें हम कहाँ पहुँच गए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का जो मूल्य है वो कहाँ पहुँच गया है। बेरोजगारी भयावह है, महंगाई भयावह है। आप 82 करोड़ लोगों को पहले ही कटोरा थमा चुके हैं कि वो 5 किलो राशन लें और खामोश रहें, जिंदगी बसर करें, पेट भरें से। जी, ऐसे में राहुल गांधी का ये कहना, और जिसे नरेंद्र मोदी ये समझ रहे थे कि ये जो युवा है जो विश्वविद्यालयों से निकल कर के आ रहा है, जिसके हाथ में असली डिग्री है, वो बेवकूफ़ है। ये नरेंद्र मोदी का आकलन यहाँ फेल होने जा रहा है। लोग सड़क पर आने के लिए बेताब हैं जी,
और राहुल गांधी ने कुछ और चीजें उद्घाटित की हैं कि जो संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं जी वो हमें मैसेज कर रहे हैं। जी अब मोदी की लंका में कितने विभीषण पैदा हो गए हैं, जरा मोदी जी ये देखें कौन कौन विभीषण है जो साहब राहुल गांधी को खबर दे रहे हैं, और राहुल गांधी छिपाते कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बेहद ईमानदार राजनेता, और राजनेता ऐसा होना नहीं चाहिए आमतौर पर लोग कहते हैं। अब उन्होंने तो कहा कि सीईसी हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जी 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 ज्ञानेश कुमार ने अभी तक खंडन नहीं किया है। अच्छा ज्ञानेश कुमार ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया है कि मैंने राहुल गांधी को मैसेज किया या नहीं किया। इसका मतलब है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आरबीआई से लेकर के चुनाव आयोग तक बैठे हुए लोग हैं, वो इस भयावहता को देख रहे हैं। जी ये सुनामी जो आर्थिक बदहाली की आ रही है, एक सुनामी और आ सकती है नौजवानों की। हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी, अब वो पार्टी क्या है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन युवा अब खड़े होने के लिए तैयार है जी और वो किसी भी तरीके से छोड़ने वाला नहीं है। और वो सब हनुमान और जामवंत बन करके लंका में आग लगाने के लिए तैयार है। उसकी पूंछ में आप लगा ही रहे 10 साल से आग, तो छोड़ देगा क्या? इसीलिए राहुल गांधी का ये कहना ये तथ्यों पर आधारित है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये सटीक आकलन है। हालांकि मोदी जी का क्या है, फकीर आदमी है, कभी भी झोला उठाएंगे चल देंगे। आप अपना संभालिए, अपनी डिग्री संभालिए। मोदी जी के पास वैसे भी कोई मतलब नहीं है वो डिग्री है कि नहीं है, कहाँ की है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो जेएनयू में भी नहीं है जी जी जहाँ पे सारी डिग्रियाँ। और लेकिन ये एक कड़वा सच है जी और इससे पूरा देश चिंतित है। राहुल गांधी जिस बात को लेकर के आगाह कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हम सबकी चिंता है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर प्रश्न है ये, इसको मैंने थोड़ा सा हल्के अंदाज में आपसे शेयर किया। सर, आप आर्थिक सुनामी की बात कर रहे थे, तो कल ही का न्यूज है कि राजेश मेहता, राजेश एक्सपोर्ट्स के एक जो चेयरमैन है, उनका नाम 15 लाख करोड़ के घोटाले में आया है। तो एक और मेहता थे, सबको पता है किस मेहता की बात कर रहा हूँ, हर्षद मेहता। स्कैम पूरा टीवी सीरीज आया हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये भी गुजरात से ही है। तो ये गुजरातियों का नाम जो है बार बार ये स्कैम में आ रहा है। मतलब 75 लाख करोड़ का इंडिया का निर्यात का बजट है, मतलब एक्सपोर्ट का है, उसमें से 15 लाख करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है पिछले 2021 से 26 के बीच में। तो इसमें LIC का भी निवेश था 10% से ज़्यादा। तो इतने सारे घोटाले हो रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा 2012 का समय, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट शुरू हुआ था और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। लेकिन यहाँ तो संस्थागत इतने सारे करप्शन हो रहे हैं। आप ये भी मेंशन कर रहे थे कि CEC ज्ञानेश कुमार से लेके कई सारे जो अधिकारी हैं वो राहुल गांधी के टच में हैं। तो इतने सारे घोटाला में ये गुजराती क्यों पकड़ में आ रहे हैं? इधर अडानी पे भी था घोटाले का एक मामला था अमेरिका में। तो ये घोटाले पे घोटाला सिर्फ गुजराती ही क्यों पकड़ा जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि 2 देश चला रहे हैं, हाँ, 2 देश लूट रहे हैं। सही, हम 2, हमारे 2 का खेल पूरे देश में चल रहा है। ये भी कहा था। 4 के अलावा और कोई है नहीं। बाकी जो है वो लेकर के भाग रहे हैं। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि साहब मोदी ही क्यों, वो नीरव मोदी वो तमाम नाम आए थे। टेक्निकली ये भी कहना थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि गुजरात गुज्जू ही भाई, मोटा भाई और तमाम कुछ नहीं है तो ICC का चेयरमैन तो बना ही हुआ है बेटा। ये जो इस देश की धन उगाही हो रही है, उन्हें मालूम है कि ये जो सुनामी आएगी तो ऐसे मेहता, मोदी, अडानी और अंबानी कितने जद में आ सकते हैं। अभी हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा। और जब ये एक हासिल फिल्म का डायलॉग है कि जो युवा है इसका उल्टा करिए तो वायु होता है। वायु होता है, ये वायु भी नहीं, ये तूफान है। ये तूफान है, तो तूफान है में, सुनामी में कितने उजड़ जाएंगे। इनको देश से कोई प्रेम नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनको सिर्फ सत्ता, पैसा, वर्चस्व, केवल इससे मोहब्बत है। तो ये उठा करके भाग जाएंगे
और मोदी जी संभवतः वो उनके लिए ही कहे थे कि झोला उठा करके निकल लो, झोला उठा के निकल जाते हैं जब भी कुछ गड़बड़ हो तो झोला उठाओ और निकल लो। अब उस झोले में कितना माल है ये पता करना है। राहुल गांधी ये भी कह चुके हैं कि जिस दिन हम आएंगे छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो जो ये सोच रहे हैं, अब मोदी जी ने तो कहा था कि काला धन लाएंगे और वहां से भी हम पकड़ करके लाएंगे, वो तो कुछ आया नहीं। तो वो तो खैर जानते हैं कि वो आप सवाल पूछेंगे तो जुमला है, लेकिन राहुल गांधी कभी जुमला नहीं बोलते। ये तय है कि जो भी दौड़ करके जा रहे हैं, भाग करके फरार हो करके जा रहे हैं, ये सब पकड़ करके लाए जाएंगे। ये गुनहगार हैं इस देश के, गरीबों के, वंचितों के, किसानों के, मजदूरों के। ये जो इस देश के लोगों की गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, पैसे जो पसीने की कमाई है। LIC में किसका पैसा लगा हुआ है? क्या छोड़ दिया जाएगा इनको? और मैं तो अपील करूंगा सरकार बदलने के बाद राहुल गांधी जी भूलें नहीं। अगर वो भूलेंगे तो हम लोग याद दिलाते रहेंगे। यहाँ पे मैं बस एक सवाल या आयरनी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हमारे देश में जब जब करप्शन पे बात होती है तो कभी लालू प्रसाद यादव, कभी मायावती, तमाम तरह के बहुजन नेता जो इस देश में रहे हैं, उनके ऊपर 10 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, यहाँ 15 लाख करोड़ की बात हो रही है। लेकिन इनको लोग मतलब करप्ट नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे कि इरेगुलरिटीज थी, कम्युनिकेशन में कुछ गैप आ गया था। ऐसा राजेश एक्सपोर्ट्स का कोई कह रहा है CEO कि हमने कम्युनिकेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई। ऐसा नहीं हुआ है, जबकि 98% वो फैब्रिकेटेड उसका मतलब ग्रोथ दिखाया जा रहा था। सो बेसिकली क्या करप्शन के जो अपराध हैं या करप्शन के जो चार्जेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुजनों के लिए है? क्योंकि मैं देखता हूँ तो जितने भी फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उसमें कोई SC ST OBC का व्यक्ति तो मुझे मिलता ही नहीं। ये सारे गुज्जू हैं या सारे आपके बनिया या ब्राह्मण या इसी तरह के कास्ट के आते हैं। तो ये दिखाता है कि असली देश प्रेमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बहुजन जो 85% के जो लोग हैं वो हैं। ये तो देश को कब झोला उठा के चल दे, दुबई में जाके बस जाए। अडानी का पूरा परिवार है जो बाहर रहता है, विनोद अडानी से लेके उसको कोई सेमन आइलैंड में बसा है, कोई सिंगापुर में। तो असली देश प्रेमी कौन है राहुल गांधी के शब्दों में अगर मुझे डिफाइन करना पड़े तो? देखिए, जो खेतों में हल चलाता है, जो सड़क पर गिट्टी ढोता है, जिसका पसीना गिरता है, जिसको इज्जत नहीं मिलती है, वो इस देश का असली भक्त है, वो उसको प्रेम करता है। इनका क्या है, इनको तो धीरे निकल लेने, इनको कहीं भी ऐशो आराम करना है। कभी इन्होंने शारीरिक श्रम नहीं किया, ये उसी पर पलते रहे। और मैं तो पिछले पॉडकास्ट में ये आपने बोला है कि ये अमर बेल की तरह सदियों से इस देश के बहुजनों का खून चूस करके जिंदा है, ऐश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। अब पहले ये चलिए ठीक है, राजतंत्र था या और औपनिवेशिक व्यवस्था थी, अब तो लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो अवसर बहुजनों को मिला, अब लालू प्रसाद यादव थोड़ा अच्छे घर में रह लेंगे, मायावती भी 2 अच्छे अपने आवास बनवा लेंगी। ये तकलीफ साहब है। इनको तो दलित कैसा चाहिए, OBC कैसा चाहिए, जिसके कपड़े फटे हों, जो झोपड़ी में रहता हो, तो इनकी आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। ये आपकी स्त्री की हुई शर्ट भी इनकी आंखों में चुभती है। और जो मनुवादी मानसिकता के लोग, इंक्लूडिंग अगर आप हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें भी इनको बड़ा दिक्कत ट्रैवल कर रहे हैं। और कई बार तो ये है, आप ट्रैवल कर रहे हैं और उधर पायलट ने कहा कि आई एम फला फला मौर्य, तो साहब कान खड़े होते हैं कि अब तो ये पायलट बन गया है। एक मुझे वो कश्मीर फाइल वाला विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट याद आ रहा है कि तो इस बंदे ने लिख दिया कि अब कौन कहता है इस देश में जातिवाद है, देखो एक दलित जो है मेरे सामने फर्स्ट क्लास में और मैं इधर इकोनॉमी क्लास में चल रहा हूँ। तो वो आके बोला कि भैया तुम फर्स्ट क्लास में बैठ जाओ, हम थर्ड क्लास तुम्हारी है। तो इस तरह की तो मानसिकता है मतलब इस देश। नहीं, एक्चुअली डेमोक्रेट है ही नहीं, ये अपने स्वभाव में डेमोक्रेटिक नहीं है। इसीलिए इनको ये न्याय नहीं कर सकते, इसलिए इनके भीतर बंधुता नहीं है, इसीलिए ये समता के पक्षधर नहीं है। इनको हमेशा वो श्रेष्ठता चाहिए।
सही कि बात। ये यहाँ क्यों, यहाँ तो मुझे होना चाहिए था। जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको राजनीतिक रूप से समान बनाया और ऐसे प्रावधान किए कि जिससे सामाजिक रूप से भी लोग समान हो। मुझे दिक्कत उन लोगों से या किसी भी को हो सकती है कि जो इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद अभी उसी मानसिकता से चल रहे हैं और उन्हें लगता है कि साहब राजतंत्र है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और इसमें हर व्यक्ति का सम्मान है, हर व्यक्ति बराबर का नागरिक है। ये बोध जितनी जल्दी पैदा होगा उतनी जल्दी ही ये देश बेहतर बनेगा। सर, राहुल गांधी ने शुरुआत से ही मोदी सरकार को हमेशा निडरता से संसद में और सड़क पर एक्सपोज किया है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी आइडियोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म हुए हैं एज अ लीडर? और क्या आपको राहुल गांधी में बहुजन नायक नज़र आते हैं? क्या इस देश के बहुजन राहुल गांधी को एज अ बहुजन नायक स्वीकार करेंगे? और कल ही मैं रामचंद्र गुहा जी का रीसेंट आर्टिकल पढ़ रही थी। उन्होंने राहुल गांधी को उसमें इनडिसिप्लिन्ड और बहुत ऐसी बातें कही हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, मुझे लगता है कि ये पहले से है। वो अभी चीज़ें हमें सामने दिख रही हैं, थोड़ा और वो वोकल हुए हैं, लेकिन वैचारिक रूप से वो दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के समर्थक पहले से थे और उन्हें ये लगता था कि इन तबकों को भी वो भागीदारी मिलनी चाहिए। वो आप चले जाइए बिल्कुल शुरू में, जब वो पहली बार सांसद बने, उसके बाद भी वो उन्होंने दलितों के यहाँ जाकर के वो खाट सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, तो ये सब पहले से है। लेकिन जब बीजेपी और आरएसएस ने इस देश पर कब्जा कर लिया, सत्ता पर कब्जा कर लिया और जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो जाते हैं लेकिन गुजरात में ऊना कांड होता है। सिर्फ मुसलमानों पर हमले नहीं हो रहे हैं, दलितों पे भी होते हैं, दलितों पर भी भयानक हमले बढ़े कि जहां 6 दलित नौजवानों को अर्धनग्न करके पीटा जाता है सरेआम। और भी कई जगहों पर राहुल गांधी वहां से और ज़्यादा तीखे सवालों के साथ और ज़्यादा उग्र स्वभाव में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने वहां आरएसएस को समझा और गहराई में, और भारत जोड़ो यात्रा से तो उनके भीतर एक बड़ा परिवर्तन है, या असल में उन्होंने इस बात को समझा कि देश में, और राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि साहब वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए। मैं तो कहता हूँ चांदी के सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए। बात सही है, जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हों जी। लेकिन सड़क पर उतर करके उन्होंने जो लोगों को समझा, लोगों से जो मुलाकातें की, उनके दुख दर्द को, और राहुल गांधी वो शख्स हैं जिन्होंने कभी किसी के प्रति कोई घृणा व्यक्त नहीं। वो एक जैन कोई साधु हैं, उनका एक बड़ा वायरल हुआ बयान कि मैंने देखा राहुल गांधी को सामने से कि किसी ने उल्टी की राहुल गांधी के पैर पर, लेकिन वो पैर नहीं हटाते हैं जी, जी। वो उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं। ये है राहुल गांधी असल में। तो वो राहुल गांधी जो लोगों से मिलते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, यहाँ से राहुल गांधी के भीतर एक बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ वो क्लियर कट डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी पर चलना शुरू करते हैं। रास्ता उनका गांधी जी वाला है, वो जो सेकुलरिज्म है वो नेहरू जी वाला लेते हैं, जो संस्थाएं नेहरू जी ने खड़ी की थी उसको लेते हैं जी, डेमोक्रेटिक नज़रिए को लेते हैं। और वहाँ से राहुल गांधी जब आगे बढ़ते हैं तो वो बहुजन नायक के रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। वो स्वाभाविक है, राहुल गांधी नहीं भी कहते तो भी वो हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि आपके मोदी जी से ज़्यादा कौन बोल सकता है। मोदी जी तो जिस समाज में जाएंगे वो पिछले जन्म का उनका हर जगह रिश्ता होता है किसके साथ रिश्ता नहीं हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने काम से, अपने कार्य व्यवहार से, बोले नहीं राहुल गांधी, इस बात को दिखाया। और मुझे तो वो तस्वीरें अभी तक याद हैं कि हाथरस में जिस वाल्मीकि की बेटी का बलात्कार हुआ उसके लिए वो लड़ रहे हैं जी, और वहाँ भाजपा सरकार है, उसके पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं। जी, जी, यहाँ से वो बहुजन नायक बनते हैं। जी। आज अगर इस देश का बहुजन तबका राहुल गांधी की तरफ देख रहा है
मायावती जी एक स्वाभाविक नायिका के तौर पर थी, उन्होंने बड़े काम किए, लेकिन उनकी खामोशी ने लोगों के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए कि अभी ये तबका उस स्थिति में नहीं आ पाया है कि जो खुद से लड़ सके, जूझ सके। जब राहुल गांधी उसकी आवाज बनते हैं तो लोग स्वाभाविक तौर पर उन्हें अपना नेता, उन्हें अपना नायक स्वीकार करते हैं। और आज ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि राहुल गांधी एक बहुजन नायक के तौर पर स्थापित हो रहे हैं, स्थापित हो चुके हैं। अच्छा, हो चुके हैं। और मैं ये मानता हूं कि वो गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए नेहरू के लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी को लेकर के, और डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था कि हमें सोशल डेमोक्रेसी स्थापित करनी है, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। और उनके साथ पूरा बहुजन तबका चलने के लिए तैयार है। चूंकि आप राहुल गांधी को आप एक तरीके से बहुजन आइकन या बहुजन जो नायक के रूप में आप एक तरीके से घोषित कर रहे हैं, तो मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ आजकल, जेनजीज वाला काफ़ी समय चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी से लेके तमाम तरह के जेनजीज आजकल मीम बनाने लगे हैं। चूँकि हम लोग अभी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन और मीडिया वाले इंडस्ट्री में हैं। आप भी, सर भी एक यूट्यूबर हैं, इनका चैनल प्रोफेसर रविकांत के नाम से है, 1.5 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं। तमाम समसामयिक मुद्दों पे करते रहते हैं चर्चा। तो मैं देखता हूँ सब इतने सारे मीम्स की बाढ़ आ गई है, मतलब कंटेंट की बाढ़ आ गई, रील्स बना रहे युवा, और हमेशा ये एक तरीके से कंक्लूजन देते हैं कि राहुल गांधी तो कम से कम इनसे तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो सुनहरे दिन, अच्छे दिन का जो सपना देकर, जुमला देकर इस देश में जब नरेंद्र मोदी आए थे 2014 में, लेकिन 12 साल के बाद दिखता कुछ नहीं है। ये जो ऑप्टिक्स था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो आज का जेनजी भी उनको अपना नया नेतृत्व के रूप में मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में स्वीकार करेगा। जहाँ तक रितिका पूछ रही थी कि रामचंद्र गुहा जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल अभी भी सवाल उठा रहे हैं, हालांकि क्रिटिक जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं आपके उस चीज़ से एक इत्तेफाक रखता हूँ कि जब से ये SC ST OBC तबके की जो आवाज़ बनते जा रहे हैं या उनके भागीदारी के लेके बहुत चिंतित रहते हैं, तब से मुझे लगता है कुछ जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं, नो डाउट वो गांधीवादी प्रवृत्ति के भी रहे हैं, अच्छा लेखक भी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी व्यथा है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। इसलिए कहीं ना कहीं वो एक तरीके से वो राहुल गांधी पर अटैक कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? कहीं ना कहीं नहीं, तो बड़ी गहरी व्यथा है। गहरी व्यथा है। मैं उस पार्टी के भीतर हूँ। हाँ, आप कांग्रेस के अंदर है ना, तो और उन इंटेलेक्चुअल्स के साथ कभी न कभी सामना हो जाता है, आमना सामना हुआ, बातचीत हुई, तो वो आज सबसे ज्यादा इस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ये तो कांग्रेस का कभी विजन ही नहीं रहा। हाँ, ये तो कांग्रेस की कभी आइडियोलॉजी नहीं थी, आप जाति की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, वही बात ये, और जाति की बात का मतलब है कि आप रिजर्वेशन की सीलिंग खत्म करने की बात क्यों कर रहे हैं? आप दलितों के बीच में क्यों जा रहे हैं? आप पिछड़ों के आरक्षण के अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं? कास्ट सेंसस बहुत बड़ा, मुझे लगता है सबसे ज्यादा चुभने वाला जो इशू था उन सेकुलर और लोगों के लिए जो अपने आप को गांधीवादी कहते हैं या सोशलिस्ट कहते हैं, भले वो दबी जुबान में कुछ भी कहें, बहुत चुभ रहा था कि कास्ट सेंसस क्यों। तो इसलिए राहुल गांधी उनको खटक रहे हैं। अब राहुल गांधी उनके लिए गैर अनुशासित क्यों है? क्योंकि आप क्यों कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी अभी वो बात करने लगे कि साहब मंदिर गए, मजा आया, मुझे बहुत आध्यात्मिक सुख मिला। तो शायद रामचंद्र गुहा को अच्छा लगेगा या और लोगों को अच्छा लगेगा। जाति की बात करना बंद कर दें तो वो अच्छा लगेगा। तो ये है समस्या, लेकिन मैं तो बहुत उम्मीद से रहता हूँ। एक चीज और था सर, गुहा जी के आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा, तो उसमें एक था कि वो गांधी परिवार में जो परिवारवाद है या जो डिसीजन मेकिंग पे जो उनका कंट्रोल है, उसको भी वो क्रिटिक कर रहे थे। लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि जो हमारे जो NDA वालों में, बीजेपी वालों का परिवारवाद पे वो लोग नहीं लिखते हैं। हाँ, नहीं, अब तो मुझे लगता है कि ये सवाल बेमानी हो गया है। राहुल गांधी के पास कौन सा पद है? सही बात है।
प्रियंका गांधी के पास कौन सा ऐसा पद है जो वो पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं? ये भी मैं कह दूं कि कांग्रेस गांधी परिवार के बिना चल भी नहीं सकती है। जिस दिन गांधी परिवार हट जाएगा उस दिन कांग्रेस पार्टी का वही हाल होगा जो तृणमूल कांग्रेस का हुआ। वो कहाँ गए? वो ग्रुप 22 चला रहे थे, ये बेच खाएंगे कांग्रेस पार्टी को ये लोग। सही बात। तो इसलिए, और वो गांधी परिवार जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, हाँ, बलिदान भी दिया है, बहुत बलिदान। राजीव गांधी, लोग ये भूल जाते हैं कि साहब 3 प्रधानमंत्री, नेहरू जी ने सारी संपत्ति इस देश को दान दी, गांधी जी ने ये, इंदिरा गांधी ने ये जानते हुए भी कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है, उन्होंने कहा कि सिख 2 अंगरक्षक हटा दीजिए। ये उस समय उनकी आईबी की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा नहीं, हम किसी पर अविश्वास नहीं कर सकते हैं। राजीव गांधी का वही था, वो देश के लिए शहीद हुए। ये वो गांधी परिवार है। दूसरा, मैं तो राहुल गांधी जी को, इस परिवार को ये मानता हूं कि असल में बाबा साहब का जो थॉट था, जो वो चाहते थे कि कैसा हमारा समाज बने, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये परिवार है। इस परिवार में अंतर जाति नहीं, अंतर धार्मिक विवाह है। राजीव गांधी इटली की सोनिया गांधी से शादी कर रहे हैं, ये बन रहा है ना। ऐसा पूरा देश बनना चाहिए था। टैगोर वाला जो विश्व का जो विजन वो होना चाहिए था। लेकिन नहीं साहब, आपको तो लव जिहाद लाना है। हाँ, वो करना। ये थे प्रोफेसर रविकांत, और इन्होंने ढेर सारी बातें करी और हमारे पॉडकास्ट पे आए। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ऐसे चैनल्स को, जो आपके लिए इतने सारे चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, जो जागरूकता के लिए, जो आपको एजुकेट करने के लिए, जो इतिहास, राजनीति, समाज, इस सब के बारे में आपको बता रहे हैं, इनको भी प्रोत्साहित कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखिए और लोगों तक पहुंचाइए इस मैसेज को, इस वीडियो को। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ, आज भी चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपना ऐतराज़ जाहिर करें और सत्ता के सामने बोलना शुरू करें। आपकी आवाज़ अगर ख़त्म हो जाएगी तो डेमोक्रेसी पर ताला लग जाएगा। और ये जो आवाज़ें हैं, जो इन दिनों में भी बोल रही हैं, हिम्मत कर रही हैं, और हम सब पर वही है कि कल FIR हो, कल क्या हो। हालांकि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को, इन सब को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें और देखते रहें। बहुत शुक्रिया।